गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है चाइना 7.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चाइना में रिसेंटली 7.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है तिब्बतन रीजन ऑफ चाइना में और कुछ पार्ट्स ऑफ नेपाल में। एपिसेंटर जो है वो 10 किलोमीटर बिलो द सरफेस था, टिंगरी काउंटी शिगात्से रीजन में, जो कि लगभग 80 किलोमीटर नॉर्थ है माउंट एवरेस्ट से। और इवनिंग तक रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया कि 95 फैटेलिटीज़ हुई हैं, 130 इंजरीज हुई हैं, डिस्ट्रक्शन हुए हैं हंड्रेड्स ऑफ हाउसेस के। ठीक है, तो क्या ये लोकेशन क्यों मैटर करती है? अगर हम देखें तो टिंगरी काउंटी जो है वो शिगात्से रीजन ऑफ तिब्बत में लोकेटेड है और एक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है जहाँ पर लगभग 4 से 5 किलोमीटर अबव द सी लेवल का ग्राउंड है। और यहाँ पर लगभग 8 लाख लोग रहते हैं। शिगात्से एक इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल हब भी है जहाँ पर पंचन लामा जो है तिब्बतन बुद्धिज़्म के वो रहते हैं। और यहाँ पर जो है ये एक तरह से गेटवे है माउंट एवरेस्ट का। यहाँ जो अर्थक्वेक जो हुआ है यहाँ पर लासा टेरेन है, मतलब एक टेक्टोनिक फ्रैगमेंट जो कि जियोफिजिकल स्टडीज़ के लिए क्रूशियल है। रीजन जो है वो चाइना के एम्बिशियस यार्लिंग सांगपो रिवर डैम को भी होस्ट करता है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक इनिशिएटिव है। डिज़ाइन किया गया है 300 बिलियन किलोवाट आवर एनुअली जनरेट करने के लिए। यार्लिंग सांगपो वही है आपको जिसको हम ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। और हिमालयन रीजन जो है उसको इवन थर्ड पोल भी कहा जाता है वर्ल्ड का। और यहाँ पर वास्ट वाटर रिजर्व्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, लेक्स हैं और रिवर कोर्स के चेंजेस भी देखने को मिले हैं जब पास्ट अर्थक्वेक्स आए हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे लिए फ्लडिंग भी होती है और डिस्टेबलाइज होने की वजह से ग्लेशियर्स और लेक्स के। तो क्या कॉजेज़ हैं अर्थक्वेक के? तो हिमालयन, पहले तो हम अगर हम देखें टेक्टोनिक डायनामिक्स यहाँ पर, तो जो हिमालयाज़ हैं 50 मिलियन ईयर्स अगो वो बने थे जब इंडियन प्लेट कोलाइड हुई थी यूरेशियन प्लेट के साथ। जो ऑनगोइंग टेंशन है उसमें इंडियन प्लेट जो है वो कंटिन्यू कर रही है और नॉर्थवर्ड पुश हो रही है 60 पर ईयर के रेट पर। और हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो सिंस 1950 लासा टेरेन में 21 अर्थक्वेक्स आ चुके हैं मैग्नीट्यूड 6 या उससे ज़्यादा के। 6.9 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक जो है वो रिसेंटली 2017 में ही आया था वहाँ पर। और स्टडीज़ प्रिडिक्ट करती है कि 2015 का जो नेपाल अर्थक्वेक है उसको प्रिडिक्ट कर लिया था स्टडीज़ ने। और जो है कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो फॉल्ट है उसने सिग्निफिकेंट इवेंट्स जो हैं वो विटनेस किए हैं पिछले 80 साल, हर 80 साल में। तो इम्प्लीकेशंस क्या हैं इस अर्थक्वेक के? पहला तो यही है कि लॉस ऑफ लाइफ है, इंजरीज हो रही हैं, तो इसलिए डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस की ज़रूरत है। हाइड्रोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं तो अर्थक्वेक्स जो है वो डिसरप्ट कर सकते हैं रिवर सिस्टम्स को, इंक्रीज़ कर सकते हैं फ्लड रिस्क को। और रीजनल टेंशन्स भी हैं, मतलब इंडिया और चाइना के बीच में जो यार्लिंग सांगपो या फिर ब्रह्मपुत्रा है उसके बेसिन को लेकर भी कंसर्न्स आ रहे हैं कि जो है लार्ज स्केल जो प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं ब्रह्मपुत्रा पर चाइना द्वारा, वो कैसे उनको रिस्क असेसमेंट्स करने की ज़रूरत है और कैसे वो एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफी बन सकते हैं फ्यूचर में। अगर ऐसे अर्थक्वेक्स आए तो इंडिया के लिए वो बहुत बड़ा कंसर्न है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रैट होल माइनिंग। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो 3 माइनर्स जो हैं वो कंफर्म हुए डेड और 6 जो हैं वो ट्रैप हो गए एक कोल रैट होल माइन में, असम के दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में। तो रैट होल माइनिंग क्या है? एक मेथड है एक्सट्रैक्ट करने का कोल को नैरो हॉरिजॉन्टल सीम्स से। और ये मेघालय में काफ़ी प्रेवलेंट रहता है। ये जो प्रोसेस है इसमें होता है क्या कि नैरो पिट्स डग किए जाते हैं ग्राउंड में। टिपिकली वो इतने इतने होते हैं कि सिर्फ उसमें एक ही पर्सन आ सके और वो अंदर जाके उसमें से कोल निकाल सके। एक बार जब पिट्स डग कर लिए जाते हैं तो माइनर्स जो है वो रोप्स के थ्रू या बैम्बू लैडर्स के थ्रू कोल के सीम्स तक पहुंचते हैं और फिर मैनुअली कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ करते हुए। तो इसमें दो तरह के प्रोसीजर होते हैं। एक तो होता है साइड कटिंग प्रोसीजर, जिसमें नैरो टनल्स डग की जाती हैं हिल स्लोप्स पर। दूसरे प्रोसेस में जो है बॉक्स कटिंग प्रोसीजर होता है, जिसमें एक रेक्टेंगुलर ओपनिंग बनाई जाती है और फिर उसमें से जो है वो कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसलिए जो है
प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं रहती है, फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, लैंड डिग्रेडेशन और डिफॉरेस्टेशन हो रही है, इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से लोग गरीब हैं वहाँ पर, उसकी वजह से ये प्रैक्टिस अभी तक एग्जिस्ट करती है और लोग तैयार भी हो जाते हैं करने के लिए। माइंस जो है वो ऑफन अनरेगुलेटेड रहती हैं, जबकि कितना एफर्ट लगाया गया है इसको बैन करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। इवन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी 2014 में रैट होल माइनिंग को बैन कर दिया था, और बैन जो है वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स किया जाता है किया जा रहा है मेघालय में, और जहाँ पर रैट होल माइनिंग सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है। मेघालय के स्टेट गवर्नमेंट ने अपील किया है कि एनजीटी ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने में, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसर्चर्स ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि अगर निट्रिक ऑक्साइड के लेवल्स को प्लांट्स में रिड्यूस किया जाए तो उससे जो है नाइट्रोजन अपटेक अच्छे से इम्प्रूव किया जा सकता है, और उसकी की वजह से नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी जो है वो राइस में और अरबी डॉप्सिस में बढ़ाई जा सकती है। तो नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी क्या होती है? एक टर्म जिसमें कि हम एफिशिएंसी ऑफ अ प्लांट जो है वो उसको डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे जो है वो अप्लाइड या फिक्स्ड नाइट्रोजन जो है अ, वो बायोमास प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती है प्लांट द्वारा। ओके, तो इसको हम फर्दर डिफाइन करते हैं रेशियो बिटवीन क्रॉप यील्ड एंड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो एब्जॉर्ब की जाती है सॉइल द्वारा थ्रू रूट्स और या फिर एटमॉस्फेयर से फिक्सेशन ऑफ बैक्टीरिया के थ्रू। तो इश्यूज़ क्या हैं ट्रेडिशनल मेथड्स में कि उसकी वजह से जो है ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है फार्मर्स की, और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ आते हैं अगर आप ज़बरदस्ती या फिर आर्टिफिशियली जो है नाइट्रोजन बढ़ाने की कोशिश करोगे तो इसमें कहा गया है कि आप सिर्फ सिस्टमेटिकली रेगुलेशन करो नाइट्रोजन ऑक्साइड लेवल्स की प्लांट में, उसकी वजह से ही जो है वो नाइट्रोजन अपटेक बढ़ जाएगा। रिसर्चर्स ने देखा कि कैसे नाइट्रेट ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, जो कि एक वाइटल रोल प्ले करते हैं नाइट्रोजन अपटेक में, उनको उनकी एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस किया जा सका, जैसे ही जो है निट्रिक ऑक्साइड के लेवल्स प्लांट में कम होने लगे, ठीक है। तो निट्रिक ऑक्साइड क्या है? कई तरह के वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए इंपॉर्टेंट है प्लांट्स में वो, और वो हाई एफिनिटी नाइट्रेट ट्रांसपोर्टर्स की एक्टिवेशन करने में के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि क्रूशियल होते हैं नाइट्रोजन अपटेक में, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ई श्रम पोर्टल। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट जो है उन्होंने मल्टीलिंगुअल फंक्शनैलिटी लॉन्च की है ई श्रम पोर्टल पर, ठीक है। तो ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का, जो कि एम्पावर करता है और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स को, और एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ये एक तरह से क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ई श्रम पोर्टल अब 22 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, और ई श्रम पोर्टल का मोटिव है कि एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बनाना अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का, एनहेंस करना एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, स्ट्रेंथन करना लेबर मार्केट रेजिलियंस, ठीक है, प्रमोट करना फाइनेंशियल इंक्लूजन को थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एंड डिजिटल पेमेंट्स। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टोडा ट्राइब। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली टोडा ट्राइब जो रिज़ाइड कर रहे हैं नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु में, उन्होंने सेलिब्रेट किया ट्रेडिशनल मोदवेत फेस्टिवल अपना न्यू ईयर मार्क करने के लिए। तो टोडा ट्राइब जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट एथनिक ग्रुप्स है जो कि रिज़ाइड करता है नीलगिरी हिल्स में तमिलनाडु में। उनकी अपनी लैंग्वेज है बिना किसी स्क्रिप्ट के, और ये एक पैट्रीलिनियज डिसेंट ग्रुप है जिसकी मेंबरशिप बेस्ड है अपॉन अ रूल ऑफ पैट्रीलिनियल डिसेंट, ठीक है। तो इनकी अपनी खुद की गवर्नमेंट होती है जिसको हम नॉइम कहते हैं, और ये ट्राइब लार्जली डिपेंडेंट है बफेलो के ऊपर, बफेलो हर्डिंग के ऊपर और एम्ब्रॉयडरी के ऊपर फॉर इट्स लाइवलीहुड। जो इसके मेंबर्स हैं वो इनक्रेडिबली स्किल्ड होते हैं, स्किल्ड आर्टिसंस हैं जो अपनी रेड एंड ब्लैक एम्ब्रॉयडरी के लिए फेमस हैं वाइट फैब्रिक्स पर। इवन उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। ये मॉडवेट फेस्टिवल मनाते हैं जो कि एक बेफेलो फेस्टिवल होता है हर साल। ये लास्ट संडे ऑफ दिसंबर या फिर फर्स्ट संडे ऑफ जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं उजाला स्कीम।
ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है और गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो उजाला स्कीम जो कि 2015 में लॉन्च की थी, उसने लगभग एक डेकेड कंप्लीट कर लिया है और उसकी वजह से 36.87 करोड़ एलईडी बल्ब जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जिसकी वजह से लगभग 19,000 करोड़ के आसपास का एनुअल इलेक्ट्रिसिटी सेविंग्स हमें देखने को मिली है। तो उजाला स्कीम जो है वो एलईडी बेस्ड डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम है, जो कि एनर्जी एफिशिएंसी को ऑल हाउस होल्ड्स में प्रमोट करता है। उजाला स्कीम जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ज़ीरो सब्सिडी एलईडी लैम्प डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, जिसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ईईएसएल द्वारा। 77 करोड़ ट्रेडिशनल बल्ब्स और सीएफएल्स को रिप्लेस किया गया है और 3.5 करोड़ स्ट्रीट लाइट्स को रिप्लेस किया गया है एलईडीज़ द्वारा। तो सब जितने भी डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स हैं जिनके पास एक मीटर कनेक्शन है, वो एलिजिबल है एलईडी बल्ब लेने के लिए। कंज्यूमर जो हैं वो परचेज़ करते हैं एलईडी को ईएमआई पेमेंट के थ्रू, ठीक है। एनुअल एनर्जी सेविंग्स जो है वो इस स्कीम से 47,883 मिलियन किलोवाट आवर हुई है और एनुअल रिडक्शन हुई है 3.87 करोड़ टन्स की कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस की, ठीक है। जो ये सेविंग्स हुई हैं इसके थ्रू ही हमने ई प्रोक्योरमेंट और बल्क परचेजिंग की है और उससे हमें एलईडी बल्ब जो है वो और ज़्यादा अफोर्डेबल हम बना पाए हैं मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं श्री रंगनाथा स्वामी टेम्पल। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हैवी टर्नआउट ऑफ डिवोटीज़ की वजह से श्री रंगनाथा स्वामी टेम्पल में रेजिडेंट्स जो हैं टेम्पल टाउन के, उन्होंने कहा है कि इंस्टॉलेशन की जाए लाइट्स की पैसेजेस में, जो कि गोपुरम्स के आउटर गोपुरम्स के बेनीथ है। तो श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल जो है एक हिंदू टेम्पल श्रीरंगम में लोकेटेड है नियर त्रिची इन तमिलनाडु। बिगेस्ट फंक्शनिंग हिंदू टेम्पल है ये इंडिया का, और ये 8 सेल्फ मैनिफेस्टेड श्राइन्स ऑफ लॉर्ड विष्णु के लिए जो है फेमस है। ये टेम्पल जो है वो एक आइलैंड पर जाकर लोकेटेड है, जो कि कावेरी और कोलरून दोनों रिवर्स के बीच में बनता है, ठीक है। तो ये टेम्पल जो है वो कई तरह के चेंजेस इसने विटनेस किए हैं ड्यूरिंग द रूल्स ऑफ चोला, चेरा, पांड्या, होयसाला, विजयनगर किंग्स और नायक्स ऑफ मदुराई। पूरा जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है परफेक्ट एग्जाम्पल है ये द्रविडियन आर्किटेक्चर का। इसका जो एक हॉल है जिसमें 1000 पिलर्स हैं, वो विजयनगर पीरियड के टाइम पर बनाया गया था, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कालपेनी आइलैंड। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अ ग्रुप ऑफ ड्राइवर्स जो कि मरीन लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते थे कालपेनी आइलैंड में, लक्षद्वीप में, उन्होंने डिस्कवर किया है जिसको हम एक रैकेज कह सकते हैं यूरोपियन वॉरशिप का, जो कि 17th to 18th सेंचुरी के बीच में हमें जो वहाँ पर डूबा था, ठीक है। तो कालपेनी आइलैंड क्या है, एक विलेज जो कि लोकेटेड है विद इन द लक्षद्वीप आर्कीपेलागो इन द अरेबियन सी, और ये सिचुएटेड है एट अ डिस्टेंस ऑफ 287 किलोमीटर्स कोची से, जो कि केरला में है, साउथ ईस्ट ऑफ कवारत्ती आइलैंड। कालपेनी जो है वो रिनोन है अपने ब्रेथ टेकिंग कोरल रीफ्स, क्रिस्टल क्लियर वाटर्स और वाइट बीचेस के लिए। ये आइलैंड जो है सराउंडेड है बाय एक्सटेंसिव कोरल रीफ सिस्टम। जो क्लाइमेट है यहाँ का वो सिमिलर है जैसे कि केरला का जो क्लाइमेट होता है, और इनहेबिटेंट्स जो है वो प्राइमरीली इंडिजिनस मालिकू कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is China's 7.1 magnitude earthquake. So recently, a powerful earthquake of 7.1 magnitude has struck the Tibetan Autonomous Region of China and parts of Nepal. The epicenter was located approximately 10 km below the surface in Shigatse region of Tingri County, around 80 km north of Mount Everest. By evening, the reports have confirmed at least 95 fatalities, 130 injuries, and the destruction of hundreds of houses. So this Tingri County lies in the Shigatse region of Tibet, which is a high altitude area of averaging 4.5 km above the sea level, and it is home to about 8 lakh residents. So Shigatse is an important spiritual hub also, which houses the Panchen Lama of Tibetan Buddhism. It also serves as the gateway to Mount Everest. So the earthquake has occurred in Lhasa terrain, which is a tectonic fragment which is crucial for geophysical studies and development projects.
This region also hosts China's ambitious Yarlung Sangpo River Dam project, which is the world's largest hydroelectric initiative designed to generate 300 billion kilowatt hours annually. Okay, so Yarlung Sangpo becomes the Brahmaputra River in Arunachal Pradesh and Assam, and Himalayan region, often called the third pole, also holds vast reserves in its rivers, glaciers, and lakes, supporting millions of people. Okay, so earthquakes have also triggered river courses changes in this region. Uh, and we have also witnessed glacial instability, which leads to flooding due to destabilized glaciers and lakes. So, what are the causes of this earthquake? So, the Himalayas have been formed 50 million years ago when the Indian plate collided with the Eurasian plate. There is also ongoing tension where the Indian plate is continuing to push northward at a rate of 60 mm per year. Since 1950, Lhasa terrain has recorded 21 earthquakes of magnitude 6 or higher. A 6.9 magnitude earthquake also struck near Meiling in 2017, highlighting the vulnerability of this region. Studies have also predicted the devastating earthquake of 2015 in Nepal, observing that the fault involved experienced significant events through roughly 80 years apart. Okay, so, what are the implications of this earthquake? We have witnessed loss of life and injuries, which underscores the urgent need for disaster preparedness in high risk areas. Then, hydrological changes are also being witnessed, which are these earthquakes are disrupting the river systems and increasing flood risks. The proximity of the earthquake to the Yarlung Sangpo Brahmaputra basin also raises concerns about water security and cross border cooperation. Okay, so understanding the dynamics of Indian and Eurasian plates is essential to predict the future seismic activity. Large scale projects like the Yarlung Sangpo Dam needs rigorous risk assessment to mitigate environmental and geopolitical impacts. Regional governments must also enhance early warning systems and preparedness measures to minimize the human and economic toll of such disasters. Okay. So the next topic is rat hole mining. This topic is important for your um economy and your environment section. So three miners have been confirmed dead, and six remain trapped in a flooded coal uh, rat hole mine in Assam's Dima Hasao district. So what is rat hole mining? It's a method of extracting coal from narrow horizontal seams, which is widely prevalent in Meghalaya. This term rat hole refers to the narrow pits dug into the ground, typically just large enough for one person to descend and extract coal. Once the pits are dug, miners descend using ropes or bamboo ladders to reach the coal seams. This coal is then manually extracted using primitive tools like pickaxes, shovels, and baskets. So, there are two types of rat hole mining. In the side cutting procedure, narrow tunnels are dug on the hill slopes, and workers go inside until they find the coal seam. The other type of the rat hole mining is called the box cutting, in which a rectangular opening is made. Okay, so, what are the hazards of rat hole mining? First is, of course, the lack of proper ventilation. Then we witness frequent accidents also. It also causes land degradation and deforestation. This practice still exists because of economic factors, as the labor is poor and they have lack of alternative livelihoods. Mines are often unregulated despite efforts to ban and control them. NGT had ordered the ban on rat hole mining in 2014, but Meghalaya has appealed the NGT's order in the Supreme Court. Okay, so the next topic is nitrogen use efficiency. This topic is important for your environment section. So, researchers have demonstrated that reducing nitric oxide levels in plants can significantly improve nitrogen uptake and nitrogen use efficiency in rice and Arabidopsis. So, what is nitrogen use efficiency? It's a term which is used to describe the efficiency of a plant in using applied or fixed nitrogen for biomass production. So, this it is further defined as the ratio between crop yield and the amount of nitrogen absorbed from the soil through roots or from the atmosphere through fixation of bacteria.
So what are the issues with traditional methods? So they can lead to increased operational costs for farmers and also contribute to environmental issues. What are the highlights of this study? So this study highlights a novel approach for improving the nitrogen use efficiency by focusing on the systemic regulation of nitrogen oxide level in plants. By modulating these levels, researchers can influence the activity of high affinity nitrate transporters, which play a vital role in nitrogen uptake. So, uh, it also plays a pivotal role in regulating various physiological processes in plants, and it is involved in the activation of high affinity nitrate transporters as well, which are crucial for nitrogen uptake. So, the next topic is eShram portal. This topic is important for your governance section. Recently, Union Minister for Labour and Employment has launched this multilingual functionality on eShram portal, which is a flagship initiative launched by Ministry of Labour and Employment to empower the unorganized workforce. This portal is designed to create a comprehensive national database of unorganized workers and upgrade. And recently, Ministry of Information and Technology and Electronics has been leveraged to upgrade the eShram portal with 22 languages. So the objective of this eShram portal is to create a centralized database of unorganized workers, enhance the access to social security schemes, and strengthen labor market resilience, while promoting financial inclusion through DBT and digital payments. Okay. So the next topic is Toda tribe. This topic is important for your social issues. So recently, the Toda tribe residing in the Nilgiri hills of Tamil Nadu have celebrated their traditional Modvet festival to mark the new year. This Toda tribe is one of the oldest ethnic groups residing in the Nilgiri hills in Tamil Nadu. They have their own language without a script. It is a patrilineage descent group whose membership is based upon a rule of patrilineal descent. So they have their own traditional government called Noim. This tribe is largely dependent on buffalo herding and embroidery for its livelihood. Its members are incredibly skilled artisans known for their red and black embroidery on white fabrics that has even earned them a GI tag. They celebrate the Modvet festival, which is also called the Buffalo Festival, which is held every year during the last Sunday of December or on the first Sunday of January. Okay. So the next topic is Ujala scheme. This topic is important for your environment and economy section. So Ujala scheme, which was launched in 2015, has completed a decade with the distribution of 36.87 crore LED bulbs, resulting in 19,153 crore in annual electricity savings. So what is Ujala scheme? It is an LED based domestic efficient lighting program to promote energy efficiency in all households. So Ujala scheme is the world's largest zero subsidy LED lamp distribution scheme, which is implemented by Energy Efficiency Services Limited under the Ministry of Power, and it aimed to replace the 77 crore traditional bulbs and CFLs and 3.5 crore street lights with LEDs. So every domestic household which is having a metered connection from their respective electricity distribution company is eligible to get the LED bulbs under the Ujala scheme. The consumer can purchase the LED on EMI payment. Okay. The annual energy savings from this scheme stand at about 47,883 million kilowatt hour, and we have also witnessed an annual reduction of 3.87 crore tons in carbon dioxide emissions. So these savings were achieved through e-procurement and bulk purchasing, which allowed LED bulbs to be made affordable for millions of households. Okay. So the next topic is Sri Ranganathan Swami Temple. This topic is important for your art and culture section. So due to heavy turnout of devotees at Sri Ranganatha Swami Temple, residents of the temple town of Sri Rangam have sought installation of lights on the passages beneath the outer gopurams around the shrine as a safety measure. So this temple is a prominent Hindu temple situated at Sri Rangam near Trichy in Tamil Nadu. It is the biggest functioning Hindu temple in India. It is the foremost of the 8 self manifested shrines of Lord Vishnu. This temple lies on the islet formed by the twin rivers Kaveri and Kolarun. This temple underwent many changes during the rules of Chola, Cheras, Pandyas, Hoysalas, Vijayanagar kings, and Nayaks of Madurai. This entire temple complex is a perfect example of Dravidian architecture. It also comprises of a hall containing 1,000 pillars. This hall was built during the Vijayanagar period. Okay. So the next topic is Kalpeni Island.
This topic is important for your environment section. So, a group of divers who were exploring marine life near Kalpeni Island in the Lakshadweep have discovered a wreckage of a European ship which sank between 17th or 18th century. So, this Kalpeni Island is located in within the Lakshadweep archipelago in Arabian Sea. It is situated at a distance of about 287 kilometers from Kochi. Uh, this island lies southeast of Kavarati Island, midway between Androth and Minicoy. And Kalpeni is renowned for its breathtaking coral reefs, crystal clear waters, and powdery white beaches. This island is surrounded by an extensive coral reef system. The climate of Kalpeni is similar to the climatic conditions of Kerala. Apart from its natural beauty, Kalpeni is also boasts of a rich cultural heritage with inhabitants primarily belonging to the indigenous Maliku community. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.